चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया था? इसमें आपको ये बताया था कि सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो ये कहता है कि बैलेंस शीट और पीएनएल किसी भी कंपनी का हमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनाना है, और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमें शेड्यूल 3 में दे रखा है। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है चार बातें: बैलेंस शीट जिसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, पीएनएल जिसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स, और साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो चार बातों को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, बताया था। बाकी इसके कुछ नेचर के बारे में आपको लिखवाए थे छोटे छोटे पॉइंट्स, कि इसमें हम रिकॉर्डेड फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, और इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, इसमें अकाउंटिंग अजम्पशंस का यूज़ होता है जो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल होते हैं। इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, और बहुत सी जगह पर हम अकाउंटिंग के कुछ एस्टीमेट्स भी बनाते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। और इसी तरह एक और बेसिक पॉइंट आपको बताया था कि एनुअल रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स में आपको बताया था कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट या ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर मतलब सीए साहब होते हैं जो शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होते ही हैं, और इसके अलावा भी कुछ और नोट्स होते हैं जिसमें कंपनी की पॉलिसी या एक्सप्लेनेटरी नोट्स वगैरह सब दे रखे होते हैं। ठीक है, तो खैर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से ये चैप्टर 4 नंबर की वेटेज रखता है, जिसमें आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो पहले हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार बैलेंस शीट का। ठीक है जी, जो आपको पढ़ाया था। तो बैलेंस शीट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो था वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 के मुताबिक था ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। बाकी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम 2 साल के फिगर्स को शो करते हैं, पहले करंट ईयर के फिगर फिर प्रीवियस ईयर के फिगर, ताकि कंपेरेबिलिटी बनी रहे। बाकी जो अंदर की बात है उस पर फोकस करते हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें 2 मेन हेड्स होते हैं जिनको येलो कलर कर रखा है। पहला मेन हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और दूसरा मेन हेड है एसेट्स। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की पहले बात करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ मेन हेड में 4 मेन हेड्स होते हैं जिनको ब्लू कलर कर रखा है। ठीक है, पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा मेन हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे और चौथे को आप एक साथ भी लर्न कर सकते हो। तीसरा मेन हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथा मेन हेड है करंट लाइबिलिटी। फिर इन मेन हेड्स के अंदर हरे रंग से ABC जो मार्क हो रखे हैं उन्हें कहते हैं सब हेड्स। ठीक है जी। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आता है, 1 बाय 1 बताता रहता हूँ कुछ कुछ के बारे में। तो शेयर कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों। दूसरा सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरह का रिजर्व आ जाता है, हर तरह का मतलब प्रॉफिट आ जाता है जो भी होगा। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब था कि ये भी शेयर कैपिटल की तरह ही होता है, और इसमें कंपनी अभी सिर्फ एक वारंट इशू करती है। वारंट मतलब होता है जिसमें नाम नहीं लिखा होता किसी का, तो ये भी शेयर कैपिटल की तरह ही होती है वैसे तो। बाकी सेकंड मेन हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसका मतलब होता है कि आपने जैसे शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो कई बार कंपनी एप्लीकेशन का पैसा ले लेती है लेकिन अभी अलॉट नहीं करती शेयर। अलॉट 1 या 2 महीने बाद होते हैं, तो उस पैसे को कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बाकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती हैं 1 साल से ज़्यादा वाली, और करंट लाइबिलिटी मोटा मोटा होती हैं 1 साल से कम वाली। अच्छा, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें एग्जाम्पल है डिवेंचर्स, यानी कि ऐसी बोरिंग जो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हो। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये आपके लिए अब सिलेबस में मतलब कोई रेलिवेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को। तीसरे हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, मतलब कुछ और लंबी अवधि की लाइबिलिटियाँ, जिसका एग्जांपल था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेन। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न मतलब कोई आप लंबे समय के प्रोविजंस बनाते हो, जैसे प्रोविज़न फॉर ग्रेचुइटी एट्सेट्रा। फिर करंट लाइबिलिटी के अंदर होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे कोई छोटी अवधि का आपने लोन ले रखा है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स, जिसका मतलब है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये याद रखना है। अदर करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें और कोई भी करंट लाइबिलिटी आ सकती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एट्सेट्रा। और आखिरी होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेनली आ जाता है।
तो ये तो हो गई जी लाइबिलिटियाँ। फिर एसेट्स की अगर बात करें तो एसेट्स के अंदर सिर्फ दो ही मेन हेड है। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव आपका बेचने का नहीं होता और आप उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास रखते हो। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो हरे रंग से सब हेड्स हैं वो देख लो एक बार। नॉन करंट एसेट्स में सब हेड होता है पहला पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। ये अकेला ऐसा सब हेड है जिसके अपने सब हेड्स भी हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर 4 सब हेड्स आते हैं। पहला तो होता है पीपीई, उसका मतलब है टेंजिबल एसेट। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट, जिसका मतलब है गुडविल, पेटेंट या सॉफ्टवेयर, ऐसे वाले। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि कोई बिल्डिंग अभी बन रही है मान लो, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हुई। और चौथा है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि कोई फॉर्मूला आप बना रहे हो अभी, लेकिन अभी पूरा नहीं बना है, तो वो हो गया इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बाकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। डेफर टैक्स एसेट आप छोड़ भी सकते हो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, इसका मतलब होता है अगर आप कोई एडवांस देते हो, किसी को लोन देते हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में आ जाता है। बाकी इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं जिसमें आमतौर पे कुछ फिक्टिशियस एसेट आ सकते हैं। फिर करंट एसेट्स में वो याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं। पहले होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब छोटी अवधि के लिए आप कोई इन्वेस्ट करते हो अमाउंट 1 साल से कम के लिए, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा। इसके बाद इन्वेंट्रीज़। इन्वेंट्रीज़ 6 प्रकार की होती हैं जो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्या है। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स प्लस बीआर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब आपने किसी को 6 महीने के या 9 महीने के लिए लोन दिया 1 साल से कम के लिए। और एफ है अदर करंट एसेट्स, उसमें आपके और दूसरे तरह के एसेट्स आ गए करंट एसेट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हेड, सब हेड्स और उनके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर बाकी रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने आपको बताया था कि हर तरह के रिजर्व इसके अंदर आते हैं, हर तरह का मतलब प्रॉफिट इसके अंदर आता है। बाकी लास्ट वाला आपको कहा था रट लेना, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो नाम से रिजर्व लगता नहीं है पर वो है रिजर्व। उसका नाम है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये आपको रट के जाना है, समझना है नहीं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी शेयर कैपिटल की तरह ही होता है, बस इसमें कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो नाम लिखा होता है, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा होता। तो ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो इट इज़ एज गुड एज शेयर कैपिटल ही ओनली। तो इसीलिए ब्रैकेट में हमने लिख भी रखा था कि मन में आप इसको शेयर कैपिटल ही सोच सकते हो। बाकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि कई बार कंपनी शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो रिसीव कर लेती है, लेकिन अभी अलॉटमेंट होने में टाइम होता है, तो तब तक उस पैसे को कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और इन्वेंट्री ये रटनी है आपको, 6 तरह की हैं। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जिसमें लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर हैं गंदी इन्वेंट्रियाँ, जो रेशियो चैप्टर में आपको पता चलेगा कि क्यों इनको गंदी इन्वेंट्रियाँ कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये होगी बैलेंस शीट। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, यानी कि P&L। कंपनी का P&L जो है वो भी सेम ढांचे से बनता है, मतलब कि इसमें भी हम 2 साल के फिगर्स को दिखाते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। बाकी इसको आप इजीली याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल इसमें तरीका है याद रखने का। देखो, इसी तरह ऑर्डर वाइज याद रखना। सबसे पहले लिखते हैं हम RFO। RFO का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का जो मेन काम है उससे वो पैसे जो कमा रहा है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें मेनली आते हैं सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस या सेल ऑफ स्क्रैप मेनली। दूसरी होती है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब बिजनेस की दूसरी प्रकार की इनकम, वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, कुछ भी जो मेरा मेन काम नहीं है। तो 1 और 2 को जोड़कर हाथ का निशान जहाँ बना हुआ है वो आ जाता है क्या, टोटल रेवेन्यू। फिर उसके नीचे हमें लिखने हैं एक्सपेंसेस, जो 7 तरह के हैं और इसी ऑर्डर में याद रखने। तो बस आपको एक्सपेंसेस 7 के 7 इसी ऑर्डर में याद रखने। पहला है CMC, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसका फॉर्मूला सुनाओ, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, ये याद रखें।
दूसरा खर्चा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये डायरेक्टली गिवन होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तीसरा खर्चा होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, उसमें 3 इन्वेंट्रियाँ होती हैं, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन तीनों ही इन्वेंट्रियों के चेंज को निकालने का फॉर्मूला सेम है। बताओ क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक, इसमें ध्यान रखना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, क्योंकि हम यहाँ खर्चा निकाल रहे हैं। ठीक है। चौथा खर्चा होता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, ये सारे वो एक्सपेंस होते हैं जो आप अपने एम्प्लॉय के लिए करते हो। पांचवा खर्चा होता है फाइनेंस कॉस्ट, ये रट लेना, हालांकि कुछ बता भी देता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट होते हैं जो आप इंटरेस्ट पे करते हो मेनली अपने लोन्स पर या डिवेंचर्स पर। छठा खर्चा होता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये तो सिंपल है और गिवन होगा डायरेक्टली। और जो 1 से 6 तक की गिनती में ना आ पाए बचे हुए सारे खर्चे, उन्हें कहाँ डाल देंगे हम? अदर एक्सपेंस में। तो ये हमारे 7 तरह के टोटल खर्चे आ जाते हैं। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से फिर टैक्स भी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस, तो यही बातें आपको लिखवाई थी। तो आरएफओ में आपको यही बताया था कि आरएफओ का मतलब है जो हमारा मेन काम है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस या सेल ऑफ स्क्रैप भी आरएफओ है, ये याद रखना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि अगर कोई फाइनेंस कंपनी है जैसे मुथूट फाइनेंस, उनके लिए डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनके लिए ये भी रोज़मर्रा का काम है, तो उनके लिए ये भी आरएफओ माना जाएगा। बाकी अदर इनकम है, जो मान लो कोई कंपनी पंखा बना रही है, उनके लिए अदर इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स रिफंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हाँ, कमीशन रिसीव्ड को ध्यान रखना है, अदर इनकम नहीं कहते। कमीशन रिसीव्ड हमेशा एक मेन काम होता है। बाकी सीएमसी का फॉर्मूला दोबारा सुना दो, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। और चेंज इन इन्वेंट्री को निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो सब दे रखा होगा तो वो आप निकाल लोगे। चलो बस, तो यही बातें इसमें हमने लिखी थी। बाकी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस याद रखने के लिए रख सकते हो, वैसे तो जितने भी एक्सपेंस वहाँ लिस्ट में लिखे हुए हैं वो सब एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए हैं, वेजेस, सैलरी, कैंटीन के खर्चे, मेडिकल के खर्चे, स्टाफ वेलफेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। और फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कॉस्ट में हो गए कि आपने लोन पर इंटरेस्ट दिया, डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया, या कोई शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, या अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो आपने पढ़ा था डिवेंचर चैप्टर में, वो भी जो हम राइट ऑफ करते हैं वो हो गए। तो ये सब हो गए फाइनेंस कॉस्ट। और बाकी जो दूसरे खर्चे बच गए वो हो गए अदर कॉस्ट, मतलब अदर एक्सपेंस, जिसमें कोई भी खर्चा आ सकता है, जैसे बैंक चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और एटसेट्रा। ठीक है, तो कहानी क्लियर होगी। बाकी इसमें क्वेश्चन फिक्स है कि कैसा आएगा, या तो आपको आइटम्स देगा और कहेगा बताओ इसके हेड बताओ, है ना, या फिर हेड दे देगा और कहेगा इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो आपको मतलब दोनों तरह से आना चाहिए। तो ये हो गया जी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के टूल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के 2 टूल्स होते हैं। ठीक है जी, एक होते हैं कंपैरेटिव और एक होते हैं कॉमन साइज। कंपैरेटिव पहले देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट से बैलेंस शीट को भी और पीएनएल को भी मतलब बना सकते हैं, और कॉमन साइज में भी हम बैलेंस शीट को भी और पीएनएल को बना सकते हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनका मेन मुद्दा ये होता है कि भाई आपके 2 साल के फिगर्स का कंपैरिजन यहाँ पर किया जाता है, ये मुद्दा है। तो इसका फॉर्मेट ऐसे रखवाया था। अगर पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करें, पहला कॉलम आपको बनाना है प्रीवियस ईयर का, जिसको नाम देते हैं ए। दूसरा कॉलम आपको बनाना है करंट ईयर का, जिसको नाम देते हैं बी। फिर आपको निकालना है थर्ड कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज, जिसको बोलते हैं सी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस ए। और लास्ट कॉलम में हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज, जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब जिसको बोलते हैं डी, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए इंटू 100। तो हमने यहाँ पे एक डेमो आपकी आंखों के सामने कर रखा है। मान लेते हैं प्रीवियस ईयर की फिगर है 100, करंट ईयर की फिगर है 120। तो आपका एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया? 120 माइनस 100 यानी 20। और परसेंटेज चेंज कितना आ गया? सी अपॉन ए इंटू 100 यानी 20%। तो ओके भाइयों, तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बाकी इसमें आप किसी भी तरह से
चीज़ों को निकाल सकते हैं। हर आइटम के लिए आपको सेम ही फॉर्मूला लगाना है। तो बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, बस आपको 4 कॉलम बनाने हैं। अच्छा, इसी प्रकार P&L सेम कार्यक्रम है, P&L में भी कुछ अंतर नहीं है। पहला कॉलम प्रीवियस ईयर का, उसको बोलेंगे A, दूसरा कॉलम करंट ईयर का, उसको बोलेंगे B, तीसरा कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का B माइनस A, और चौथा कॉलम परसेंटेज चेंज का C अपॉन A इंटू 100। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, कंफर्टेबल। तो ये तो फ्री के नंबर है। बाकी हाँ, कंपैरेटिव P&L में आपको ये ध्यान रखना है कि वो हो सकता है P&L आपको बना बनाया ना दे, तो आपको फिर ये खुद बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए वही याद रखना है आपको, इसका फॉर्मेट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मतलब आपके कंपैरेटिव हो सकते हैं। बाकी इस तरह के हमने छोटे मोटे एग्जाम्पल करे थे। अच्छा हाँ, एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल A B C D ही और D निकालने को आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको D दे रखा होता है और B निकालना होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि C दे रखा है और A निकालना, तो मतलब कुछ भी निकालना हो सकता है। वो अब आपको मतलब फॉर्मूले अप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, पहला कॉलम A प्रीवियस ईयर, दूसरा कॉलम B करंट ईयर, तीसरा कॉलम C B माइनस A, और चौथा कॉलम D C अपॉन A इंटू 100। तो इसके हमने कुछ सवाल कर लिए थे, वो ईजी हैं। अब आते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पर, उनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम कहते हैं 100% स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें हम एक ही साल की फिगर को ऊपर से नीचे कंपेयर करते हैं। तो ये एक बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस भी कहलाया जाता है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें पहला कॉलम होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अमाउंट। उसमें अगर आप गौर करो तो पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी है और फिर करंट ईयर की फिगर लिखी है। लेकिन जो दूसरा मेन कॉलम होता है, हाथ का निशान बना देता हूँ लाल रंग का, वो याद रखना है, उसका नाम होता है परसेंटेज ऑफ क्या? बैलेंस शीट टोटल। तो इसमें आपको बस क्या करना है कि जो भी बैलेंस शीट का टोटल है, मान लो प्रीवियस ईयर का टोटल है 2000, ओके, तो आपको इस टोटल को कितना परसेंट मार्क कर देना है? 100। इस टोटल का कितना परसेंट है? 100%। और फिर हर फिगर को इस टोटल से डिवाइड करके इनटू 100 करना है। तो समझ गए भाइयों बहनों कैसे निकालनी है परसेंटेज? तो जैसे कोई भी फिगर दे रखी है, जैसे 100 दे रखा है, तो 100 अपॉन 2000 इंटू 100, तो 5% आ जाएगा। या दे रखा है 200, फिर 200 अपॉन 2000 इंटू 100, तो 10% आ जाएगा। या दे रखा है 400, तो 400 अपॉन 2000 इंटू 100, तो 20% आ जाएगा। तो समझ गए भाइयों बहनों कैसे निकालना है? इसी तरह करंट ईयर की फिगर्स में भी जो भी फिगर्स दे रखी होंगी उनको आपको बस टोटल से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। तो ये हो गया कॉमन साइज बैलेंस शीट। बहुत आसान है, इसीलिए एग्जाम में आती नहीं है। और इसी तरह होता है कॉमन साइज P&L, ये फिर भी आ सकता है। इसमें जो पहला कॉलम है वो तो वही है, पहला कॉलम है एब्सोल्यूट अमाउंट्स। एब्सोल्यूट अमाउंट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, दो चीज़ें हो गई। अब दूसरा कॉलम जो है वो याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, बताओ वो क्या है? परसेंटेज ऑफ RFO। आपके दूसरे कॉलम का नाम है परसेंटेज ऑफ RFO। तो इस बार जो RFO की फिगर होती है, जैसे मान लो यहाँ पर RFO की फिगर है लेट से 200 रुपये, तो RFO की फिगर को हम 100% अलॉट कर देंगे और हर फिगर को किससे डिवाइड करेंगे फिर आप? RFO से। तो हर अमाउंट को RFO से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो जैसे मान लो आपको दे रखी है वैल्यू 20, तो 20 अपॉन 200 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 10%। या आपको मान लो वैल्यू दे रखी है 40, तो आप करेंगे 40 अपॉन 200 इंटू 100, तो आ जाएगा 20%। तो आपको हर अमाउंट को किससे डिवाइड करना है? RFO से और इंटू 100। तो क्लियर हो गया कहानी, समझ आ गई? तो इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कॉमन साइज P&L का। तो कॉमन साइज जब भी आएगा तो याद रखना है परसेंटेज ऑफ RFO या परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ये लिखना है। और कंपैरेटिव अगर कभी भी आएगा तो कंपैरेटिव में दोनों में सेम ही फॉर्मूला है, A कॉलम प्रीवियस ईयर, B कॉलम करंट ईयर, C कॉलम एब्सोल्यूट चेंज B माइनस A, और D कॉलम परसेंटेज चेंज C अपॉन A इंटू 100। तो ओके हो गई कहानी? चलो जी, अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट चर्चा वो और कर लेता हूँ ताकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाए। वो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग साइकिल का।
सर ये किस चिड़िया का नाम है? तो ऑपरेटिंग साइकिल पहले तो समझ लो क्या होती है। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि मान लो हमारे ऑफिस में कैश रखा हुआ है। अब वो कैश आप खरीदते हो उससे रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल खरीद के वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, फिनिश्ड गुड्स को फिर आप डेटर को बेचते हो और फिर डेटर आपको पैसे देता है। तो कैश जो है वो आपके ऑफिस से बाहर जाता है और वापस घूम कर जब वापस आ जाता है, तो इस पूरे साइकिल में जितना समय लगता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो जो हमने इस एग्जांपल में आपको समय समझाया था, तो पूरी कैश की चक्की जो घूमी और पूरा कैश घूमकर जब वापस ऑफिस आया, तो सारे आपने टाइम पीरियड जोड़ लिए, तो कितने महीने हो गए? 16 महीने। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल का क्या यूज़ होता है जी, बताइए? करंट और नॉन करंट की पहचान किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल के महीने से की जाती है। अब मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर आपको किसी लाइबिलिटी को पे करना है 15 महीने बाद, तो उस लाइबिलिटी को आप करंट कहोगे या नॉन करंट कहोगे? बताओ। इस एग्जाम्पल में करंट लाइबिलिटी कहेंगे, क्योंकि हम उसको पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कर रहे हैं। तो समझ आ गया? तो अगर मान लो किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है 16 महीने की और आप पेमेंट कर रहे हो लाइबिलिटी की 15 महीने में या 16 महीने के अंदर अंदर कर रहे हो, तो इसका मतलब वो करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने की और आप उस लाइबिलिटी को पे कर रहे हो लेट से 10 महीने बाद, तो फिर उस लाइबिलिटी को क्या कहेंगे? नॉन करंट। तो बच्चे को लगता है कि उसको नॉन करंट कहेंगे क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको भी करंट ही कहेंगे क्योंकि दूसरी कंडीशन जो होती है करंट लाइबिलिटी की वो होती है 12 महीने से कम। तो उस एग्जाम्पल में भी लाइबिलिटी जो है वो करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको पेमेंट 10 महीने में अगर करनी है तो दैट मीन्स 12 महीने से कम में करनी है। तो अगर 12 महीने से कम में भी करनी हो तब भी वो करंट लाइबिलिटी ही होती है, ठीक है ना। तो मतलब आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल के मामले में कि भाई, तो मतलब अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो आप मेरी बातों को, बड़े शब्दों को ध्यान से सुनना, कि अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे कर रहे हो तब भी वो करंट लायबिलिटी है, और अगर आप 12 महीने के भी अंदर अंदर पे कर रहे हो तो भी वो करंट लायबिलिटी। तो दोनों में से कुछ भी होगा तो करंट लायबिलिटी है, तो ये याद रखना है। हाँ, मान लो इस एग्जाम्पल में हमें पे करना होता लेट से 17 महीने बाद, तो फिर इस लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सीड कर गई। तो मतलब ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक और आखिरी इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि भाई देखो, कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं आती जो आपको घर से रट के जानी है या फर्रे बना के ले जाना, जो मन करे। इन्हें बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल कमिटमेंट्स। तो ये दो बातें ऐसी हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आती, जो कहाँ आती हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये आपको रटनी ही पड़ेंगी। अब समझने का ना तो समय है ना आप समझ सकते हो, बस रट लो कैसे भी करके, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए। तो जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं कि आपकी कंपनी के अगेंस्ट किसी ने कोई केस कर दिया, मतलब डिस्प्यूटेड लायबिलिटी, या आपने बैंक से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवा लिया, या सबसे इजी है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, ये आप क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखते हो। तो ये सब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हैं, ये नोट्स में लिखे जाते हैं। इसी तरह कैपिटल कमिटमेंट्स होते हैं अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पार्टली पेड, और दूसरा होता है अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये दो एग्जांपल्स भी नोट्स टू अकाउंट्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब कोशिश करना इनको आप लर्न कर लेना, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो क्लियर होगी कहानी? चलो, तो आपके चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है जी। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ना दीपक बाबू। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको रेशियो निकालना होता है। अब रेशियो का मतलब है एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस आपको पुट करना है और रेशियो आ जाएगा। बाकी रेशियोज़ को अकाउंटिंग रेशियोज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अकाउंटिंग टर्म्स होंगी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगी।
बाकी इसको 4 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्योर रेशियो मतलब 1:1 की फॉर्म में, परसेंटेज मतलब इंटू 100 कर दिया, टाइम्स का मतलब है 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना टाइम्स की फॉर्म में, और या फिर फ्रैक्शन मतलब एब्सोल्यूट आंसर जो भी आ रहा है 1.5 या जो भी आ रहा है, ठीक है जी। बाकी रेशियो का हम एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं ये चैप्टर, ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सके, किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी का पता लगा सकें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगा सकें और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकें, ठीक है जी। तो ये हो गई कहानी। बाकी हमारे चैप्टर में 4 प्रकार के रेशियोज़ होते हैं जो आपको पता होंगे। लिक्विडिटी रेशियो, ये कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बताते हैं। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बताते हैं हर तरह की, कि भाई आप कितने एफिशिएंट हो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो नाम से क्लियर है कि ये कंपनी की प्रॉफिट बताते हैं। तो आपको फॉर्मूले सबके बस याद होने चाहिए मेनली। तो लिक्विडिटी रेशियोज जो हैं उसमें आपका पहला रेशियो था करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। बाकी इसका आइडल रेशियो होता है 2:1, और इसमें आपको ध्यान रखना है जो कई बार अब चर्चा हो चुका कि करंट एसेट्स को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उस समय लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो गंदी इन्वेंट्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसको आप सन्ड्री डेटर में से डिडक्ट कर दोगे, तो वो भी मतलब सिंपल बात है। बाकी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL, ठीक है, बस। फिर दूसरा होता है लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जो और मतलब ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं हमारे। तो करंट एसेट्स में से 2 एसेट्स अगर हम हटा दें, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, तो बचेंगे लिक्विड एसेट्स। बाकी इसको भी हम प्योर फॉर्म में ही डिनोट करते हैं, और आइडल रेशियो होता है 1:1। फिर आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे जी सॉल्वेंसी रेशियोज़ के। सॉल्वेंसी रेशियो अलग अलग प्रकार के हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नाम से याद रख सकते हो। डेट इक्विटी मतलब डेट ऊपर इक्विटी नीचे, तो डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, और इन दोनों को आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आपके डिवेंचर्स आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, और शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है जिसमें आपकी शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस आ गई, ठीक है। बाकी इसका भी आइडल रेशियो 2:1 होता है, और ये प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिर है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये बहुत सिंपल है। टोटल एसेट ऊपर लिखना है और नॉन करंट लायबिलिटी नीचे लिखनी है, तो ये सिंपल है, और इसको हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है कि टोटल एसेट्स के अंदर मालिक का पैसा कितना, यानी कि शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो ये भी हम प्योर या परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को परेशान करता है, ये याद रखना है आपको, इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इसका पूरा लेखा जोखा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें न्यूमरेटर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब है आपको इसमें वो वाला नेट प्रॉफिट लेना है जो इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट करने से पहले होता है। तो जैसे आप राइट वाले उस कॉलम में, छोटे से कॉलम में देखोगे ध्यान से, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, जो बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है, वो है 800 रुपी। तो न्यूमरेटर के अंदर हमारा 800 रुपये आएगा, और डिनोमिनेटर में होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिवेंचर्स है, तो उस पर आप जो इंटरेस्ट देते हो। अच्छा जी, इसको हम टाइम्स में डिनोट करते हैं, और इसमें एक ब्लॉक बनाकर जो फॉर्मूला लिखवा रखा है, ये बहुत एसेंशियल है कि आपको कभी कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, पांचवा होता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये भी एक अच्छा रेशियो है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसको भी आप फॉर्मूले को नाम से याद रख सकते हो। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको भी हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसके दो मेन फॉर्मूले हैं, एक है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन दोनों ही फॉर्मूले को लगाते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई कूड़े वाले एसेट है, मतलब फिक्टिशियस एसेट, तो उन्हें माइनस करोगे, अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें माइनस करोगे, और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे भी माइनस करोगे। तो ये ध्यान रखना। बाकी टोटल डेट क्या है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स क्या है उसके दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और दूसरा शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, और तीसरा उसी को घुमाकर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। तो ये सब बातें या तो आप फर्रे बना के ले जाना या फिर याद होने चाहिए। बस उसके बाद तो खैर ये सब क्वेश्चंस कर रखे थे जो आपको मतलब सब आते हैं। बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, वो आप मार्क कर सकते हो। हालांकि ये सब बेसिक हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर भी सकते हो, इन सब में कुछ भी नहीं है। चलो तो पहले कॉन्सेप्ट इसका और रिवाइज करवा देता हूँ। जो तीसरे तरह के रेशियोज थे, ये सब क्वेश्चंस आपने जो क्लास में करे थे तो वो एक बार आप देख सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, फिर एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी थी इसमें, वो ये लिखवाई थी इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पे कि किसी भी रेशियो की वैल्यू इंक्रीज क्यों होगी अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा या डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, और इसी तरह किसी भी रेशियो की वैल्यू डिक्रीज कब होगी जब न्यूमरेटर डिक्रीज होगा या डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। बाकी इसके भी हमने फिर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के कर लिए थे जो थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद तीसरे तरह के जो रेशियोज होते हैं उनका नाम होता है एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज को हम टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला रेशियो जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जिसको कॉस्ट ऑफ RFO भी कह सकते हैं। ये तो है न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री तो चलो आसान है निकालना, वो तो बच्चा गली मोहल्ले में जानता है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। लेकिन जिस फॉर्मूले में सबके गले की सांसें सूखती हैं वो है COGS का फॉर्मूला, क्योंकि उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं, चारों अच्छे से याद होने चाहिए। पहला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, चलो ये तो सिंपल है। दूसरा उसी को घुमा दिया, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस अगर होगा तो। तीसरा ये भी याद होना चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और चौथा जो है वो तो नए वाले P&L से डिराइव हो रहा है, जो आप कंपनी का P&L बनाते हो। तो कंपनी के P&L में आपको याद है एक्सपेंसेस थे 6 तरह के, तो उसमें जो शुरू के 3 एक्सपेंस होते हैं कौन कौन से, देखो CMC, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री। तो इन तीनों को तो ऐड करना ही करना है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला बहुत खास है COGS का, कि CMC प्लस स्टॉक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मतलब कोई भी फॉर्मूला COGS का लगाना पड़ सकता है। बाकी इसको हम टाइम्स में डिनोट करते हैं, ये तो खैर पता ही है आपको। अच्छा, दूसरा इसमें होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमारे डेटर, और डेटर कब होते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हो, ऐसे याद रखना। तो न्यूमरेटर में आ गया क्रेडिट सेल, और डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, और ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं, डेटर प्लस BR। बाकी इसमें एक छोटा मिसलिनियस फॉर्मूला है नीले रंग में, वो भी याद रखना है। डेट कलेक्शन पीरियड, यानी कि आपके डेटर आपको कितनी जल्दी पैसा दे रहे हैं, तो इसका फार्मूला है 12 महीने या 365 दिन डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब 12 महीने कब लोगे और 365 दिन कब लोगे बताइए।
नहीं मंथ्स में थोड़ी ना होगा वो तो। मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है 4, तो फिर आप 12 मंथ्स ले लो, क्योंकि फिर 12 मंथ्स अपॉन 4 करना आसान हो जाएगा। मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है 5, तो फिर आप 365 डेज अपॉन 5 ले लो, तो वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आपको मतलब अपने हिसाब से बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा। इसमें फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी। तो ये तो सबको सिंपल। बाकी क्रेडिट परचेज आपको पता ही है क्या होती है, वो तो खैर कोई बताने वाली बात नहीं है, और इसको भी हम टाइम्स में डिनोट करते हैं। बाकी इसमें भी वही सेम फॉर्मूला नीले रंग का। एवरेज पेमेंट पीरियड, तो एवरेज पेमेंट पीरियड में वही 12 मंथ्स या 365 डेज अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें डिनोमिनेटर में तो है वर्किंग कैपिटल, लेकिन न्यूमरेटर में ध्यान रखना, न्यूमरेटर में क्या है आरएफओ। आरएफओ मतलब नेट सेल्स। लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो फिर आप नेट सेल्स की जगह सीओजीएस भी यूज़ कर सकते हो। अब बच्चा कहता है इमरजेंसी कैसी सर? तो इमरजेंसी ऐसी कि भाई आपको नेट सेल्स क्वेश्चन में दी ही नहीं होगी, या फिर क्वेश्चन से आप निकाल ही नहीं सकते होंगे, तो मतलब तब आप इमरजेंसी में सीओजीएस लिख सकते हो न्यूमरेटर में। बाकी ये भी हम टाइम्स में शो करते हैं, ये तो खैर पता ही है। अच्छा, पांचवा है जी नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है, या इसको कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी है ही नहीं। और छठा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। ये भी सिंपल है, आरएफओ मतलब नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स में बस ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स की आपको कॉस्ट नहीं लेनी। फिक्स्ड एसेट्स की क्या लेनी है, मतलब बुक वैल्यू। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये ध्यान रखना है बस। बाकी इसको भी हम टाइम्स में शो करते हैं। तो ये सब टर्नओवर रेशोज हमने करे थे, ये सब क्वेश्चन है। 94 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज की वजह से, है ना। बाकी ये सब टर्नओवर रेशोज के क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, है ना। 128 ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। चलो, फिर चौथे और आखिरी तरह का कॉन्सेप्ट था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सारे प्रॉफिट से ही रिलेटेड होंगे सिवाय एक के, लेकिन पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला तो 11th के बच्चे को भी आता है, ये 11th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो सबको पता है भाई क्या होता है। अगर मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में दिक्कत हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो, जो आपने क्लास 11th में बनाया था। और क्लास 11th भी अगर आप भूल चुके हो ट्रेडिंग अकाउंट, तो फिर आप मतलब उसको देख सकते हो, पुरानी पढ़ाई से रेफर कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरे का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये ध्यान रखना, ये खर्चे का रेशियो है, ये खर्चा बताता है, खर्चा। अब इसका फॉर्मूला ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं दी होगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS का फॉर्मूला आपने पहले देखा था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो बिजनेस के मेन खर्चे हैं, जैसे EBE एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। बाकी इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। अच्छा, तीसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला रट के जाना घर से, समझ में तो अब आएगा नहीं खैर आपको। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब पहला फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस
बोलो अपने मुंह से बोलो क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, हरे रंग से, और हरे रंग को इधर हरे रंग से इधर कंपेयर कर लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट लिखवा रखी कि भाई ये कौन से होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो आपके बिजनेस के मेन खर्चे नहीं हैं, जैसे इंटरेस्ट पे करा आपने बोरोइंग पर, आपको एसेट बेचने में लॉस हो गया, आपने भिखारी को दान में 100 रुपये दे दिए, आपने भिखारी को दान में 10 रुपये की रोटी खिला दी, तो ये सब चीज़ें आपके बिजनेस की मेन खर्चिए नहीं है। अच्छा, माइनस क्या करना है फिर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नीले रंग में जो हाईलाइटेड है, और नीले रंग के डब्बे को उधर देख लो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो आपके बिजनेस की मेन इनकम नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, या एटसेट्रा। तो खैर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला भी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, वो है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, तो आप कर लोगे। और तीसरा सबसे आसान फॉर्मूला है, वो कभी देगा ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं तो हर बच्चा गली मोहल्ले का निकाल लेगा। तीसरा फॉर्मूला है आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, तो वो नहीं देगा। बाकी इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं, वो तो पता ही है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बादल, बताओ क्या, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को मिलाकर हमेशा क्या आएगा, 100%। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कह रहा हूँ मान लो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं याद, आप सब भूल गए, तो आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेना। मान लो आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकला 10%, तो ऑटोमेटिकली वो कितना हो जाएगा, 90%। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये हो गई इन दोनों की कहानी। अब चौथा जो है वो भी अच्छा रेशियो है, हालांकि वो इजी है। चौथे का नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट का मतलब तो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट बचपन में निकालते थे आप, P&L अकाउंट बनाते थे, तो इसका फॉर्मूला भी वही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स भी पे करने के बाद, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो निकल जाता है। पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI। ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका न्यूमरेटर जो होता है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट को पे करने से पहले, टैक्स को पे करने से पहले और डिविडेंड को पे करने से पहले कितना है, वो न्यूमरेटर में लिखना है, और डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें जो सबसे स्टार वाली बात है, जो बच्चा अब गली मोहल्ले में भूल जाता है, वो क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय ये तो आपको पता है कि आप क्या एक्सक्लूड करते हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो फिर वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय उसे भी एक्सक्लूड करेंगे, है ना। तो ये बात मैंने आपको समझाई थी, और क्वेश्चन में होगी तो कर लेंगे, नहीं तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि किताब में इसका कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा, तो इसलिए हो सकता है आपकी प्रैक्टिस ना हो, लेकिन फिर भी याद रखना है कि अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल एम्प्लॉयड से एक्सक्लूड कर रहे हो, तो फिर उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे भी फिर प्रॉफिट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये बात मतलब पता होनी चाहिए बस। बाकी तो फिर हमने इन सब के क्वेश्चंस कर लिए थे, वो तो खैर आपको पता ही हैं, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। किसी में कुछ निकालना है, किसी में कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है, और बाकी किताब में तो 180 क्वेश्चन का मेला लगा रखा है, जो मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसमें सब में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ ही आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन में जो है इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 166 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, और हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, बिफोर। तो बस इस तरह के मतलब क्वेश्चन हमें
करने हैं, या फिर रेशो वो पूछ सकता है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ये सब क्वेश्चन तो हमने कर ही रखे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जो जिसमें आपसे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल 2-3 रेशियो निकलवा लेता है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस लिमिटेड क्वेश्चंस करने, हर तरह के रेशियोज़ के आप 5 से 7 क्वेश्चंस करना, मतलब मैक्सिमम इसमें रिवीजन के लिए आप 40-45 क्वेश्चंस ही करना बस। बट समझ आ गए सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलों का रिवीजन। चलो, तो चैप्टर का नाम था बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इस चैप्टर का आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम के अंदर वेटेज रहेगा 7 नंबर के आसपास, आप मानो। एक 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 1 नंबर की थ्योरी, ठीक है। 7 नंबर का मतलब इसकी वेटेज होगी। तो इसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें आपको सबसे पहले ये बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को गवर्न करता है, जिसके अंदर आप कैश का इनफ्लो, मतलब जो भी पैसा आ रहा है, और कैश का आउटफ्लो वो रिकॉर्ड करते हो और उसको 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर लेते हो। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। फिर आपको सबसे पहले ये बताया था कि इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर कैश इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं। तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। कैश एट बैंक में ये ध्यान रखना है कि बैंक में कौन से अकाउंट वाला पैसा, करंट अकाउंट वाला। अगर एफडी वाला पैसा है, मतलब फिक्स डिपॉजिट बैंक में, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। वो फिर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बैंक के कौन से पैसे की बात कर रहे हैं, जो करंट अकाउंट में। अगर आपने बैंक में एफडी में पैसे रख रखे हैं तो फिर वो ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होंगे। और तीसरा होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जिनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। पहले इतनी बात याद आ गई। अब जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपसे पूछ सकता है 3 तरह की एक्टिविटीज़ बताओ, या फिर उनके कुछ एग्जांपल्स देकर मतलब आपसे कहेगा कि आइडेंटिफाई करो। तो पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो बिजनेस का मेन काम है, सिंपल। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो आपके एसेट्स खरीदने या पैसा इन्वेस्ट करने से रिलेटेड होती है। और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी रिलेटेड होती हैं कैपिटल्स एंड बोरोइंग्स से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाई रखे हैं, वो तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चैम्प हो, है अनिरुद्ध भाई, चैम्प हो इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये ज़रूर याद कर लेना, ये रट के जाना कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस जिनसे कैश फ्लो पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जिनसे कैश का ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। एक तो है बैंक में आपने कैश डिपॉजिट करा, दूसरा बैंक से आपने कैश विड्रॉ करा, तीसरा आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज कर ली, चौथा आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल कर दी। तो इन चारों से तो कैश के अंदर ही घूम रहा है। इसके अलावा भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिनसे कैश का कोई फ्लो नहीं होता, जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, चलो वो तो खैर ऑब्वियसली। इसके अलावा बोनस शेयर्स इशू करना, बोनस शेयर्स का मतलब था कंपनी फ्री में शेयर्स देती है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देना, इससे भी कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। इसके अलावा बैड डेट्स को आप राइट ऑफ कर देते हो अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इससे भी कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। तो मतलब कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जिनसे कोई भी कैश का फ्लो नहीं होगा, तो ये थ्योरी में पूछ लेता है। अच्छा, अब करते हैं जी पहला कॉन्सेप्ट रिवाइज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको बताया था कि आपके कोर्स में सिर्फ एक ही मेथड है जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसीलिए इसको आपको रटना पड़ेगा, बुद्धि लगाने का ना तो अब आपके पास समय है और ना बुद्धि लग सकती कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं, है ना। तो अब वाई का तो समय गया, अब तो आपको देखना है व्हाट, कि क्या हो रहा है। तो वो फॉर्मेट एक बार सबको याद है वैसे ओरली, चलो सुनाओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, एनपीबीटी मतलब शॉर्ट में। तो इसको हम वर्किंग नोट में अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर इसके नीचे हमें ऐड करने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस, जो लगभग ये हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे आपका डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन,
एसेट बेचने पर लॉस हो गया, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो गया, आपने बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे कर दिया, या डिबेंचर्स या लोन्स का इंटरेस्ट पे कर दिया, या आपने कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर दिया, या आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ये सब नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हो गए। फिर हम लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कौन कौन सी होती हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इनको लेस कर देते हैं। तो आपके पहले पड़ाव का आंसर क्या आ जाता है? OPBWCC, जो आप शॉर्ट में बोलते हो वैसे, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके नीचे हम खेल करते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, वो खेल आपको याद ही होगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और उसका उल्टा लेस कर देते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। तो इतने पड़ाव के आंसर को कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और फिर उसके बाद 3 आइटम्स और होते हैं, लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड के आगे डैश डाल के लिखा है नेट ऑफ रिफंड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई मान लो आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा है 20,000 और थोड़ी सी दूरी पर टैक्स का रिफंड दे रखा है 2,000, तो आप कितने रुपए लिखोगे आंसर में बाहर? 18,000। तो आप रिफंड को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये मतलब है नेट ऑफ रिफंड का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर इनकम है वो ऐड बैक कर लेंगे, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर एक्सपेंस है, जैसे अर्थक्वेक आया, आग लग गई, भूकंप आ गया, या वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे कर दी, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आएगा तो आपकी अंग्रेजी हो गई फ्लो फ्रॉम, और नेगेटिव आएगा तो आपकी अंग्रेजी हो गई यूज्ड इन। अच्छा जी, अब NPBT कैसे निकालते थे एक बार वो भी रट लो, जो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट में निकालना होता है। तो NPBT को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तरकीब सिखा रखी थी कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये तो आप बैलेंस शीट से ले लोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये भी आप बैलेंस शीट से ले लोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बाकी इसके अलावा 3-4 बातें बस याद रखनी है। अगर आपने कोई इंटरिम डिविडेंड पे करा है तो, या फिर प्रपोज डिविडेंड, और प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का लेना है? हमेशा प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान रखना है। बाकी प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो कौन से साल का लेना है? करंट ईयर का, वो भी नेट ऑफ रिफंड दे रखा है। और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो वो ऐड बैक हो जाएगा, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो डिडक्ट हो जाएगी। और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ये सब बातें क्या हैं, जो अब आपके लिए व्यर्थ हैं। अब हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो हम रट्टू तोते बन के एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, अब बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और बारीकी वाले। जैसे सबसे पहले होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड के बारे में आपको बताया था कि डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड की कहानी ये होती है कि कंपनी एक साल जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का डिविडेंड अगले साल पे करती है ना, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। लेकिन इंटरिम डिविडेंड की कहानी आपको सुनाई थी, उसमें आपको बताया था कि कंपनी साल के दौरान ही इतना प्रॉफिट कमा लेती है, बीच में ही, तो कंपनी अपने साल के बीच में ही डिविडेंड दे देती है, तो उसको बोल देते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल मतलब। बाकी हमें तो ट्रीटमेंट याद रखना है, वो आपको पहले भी बता दिया था। प्रपोज डिविडेंड आपको सिर्फ कौन से ईयर का लेना है? हमेशा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेना है? प्रीवियस ईयर का। बाकी इंटरिम डिविडेंड तो डायरेक्ट दिया होता है, उसमें कुछ ईयर का चक्कर नहीं होता। अच्छा, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये आपको पता ही है। और दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने इक्विटी डिविडेंड पे करा है तो फिर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी अपने आप निकालना पड़ेगा। इसके भी आपने सवाल देखे थे, ठीक है जी। अच्छा, फिर थोड़ा सा खेल था डेट को लेकर कि भाई इशू या रिडम्पशन की डेट, इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। तो इसमें भी आप रट सकते हो फॉर्मूला, मतलब लॉजिक, कि जैसे अगर कभी भी हम इशू करते हैं साल के पहले दिन, लेट से बिगिनिंग में इशू करते हैं, तो आप हमेशा इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पर कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग वैल्यू पर, ठीक है। किस पर कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग वैल्यू पर।
और अगर हम इशू करते हैं साल के एंड में, जैसे केस 2 में हमने साल के एंड में इशू करा, तो फिर आप इंटरेस्ट या डिविडेंड किस पर कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग वैल्यू पर। तो ये मतलब बात याद रखनी है। उसके बाद जी प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता देख लो, एक बार आपको याद आ जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट जो है वो इस तरह से बनता है। क्रेडिट साइड में आप बैलेंस BD लिखते हो, डेबिट साइड में बैलेंस CD लिखते हो, और जो टैक्स पे करते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैंक, और जो प्रोविजन हम बनाते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय P&L। प्रोविजन वर्किंग नोट में प्लस हो रहा है और टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो रहा है। ठीक है जी। बाकी टैक्स पेड अगर गिवन ना हो तो फिर हम प्रीवियस ईयर वाले प्रोविजन फॉर टैक्स को ही क्या मान लेते हैं? टैक्स पेड। तो ये भी अजम्पशन आपको बताई थी और ये भी हमने क्वेश्चन के अंदर कर रखा था। अच्छा, बाकी OPBWCC तो चलो पता ही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमने कॉन्सेप्ट देख ही लिया था। तो ये सब कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे जो मतलब अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में तो आप बस ये चाहे तो याद कर लेना या इसको अपना अच्छे से देख लो या इसका फर्रा बना के ले जाना। इसमें गिनती के 6 इनफ्लो होते हैं और 3 आउटफ्लो होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इनफ्लो क्या क्या होंगे देखो, वेरी सिंपल। आपने कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट बेच दिया, या आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, या आपने कोई लोन एंड एडवांस को का रीपेमेंट रिसीव कर लिया। तो ये 3 इनफ्लो हो गए जिससे आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा भी 3 इनफ्लोज और हैं जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जैसे आपको रेंट रिसीव हो गया, या आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या आपको डिविडेंड रिसीव हो गया। तो कुल मिलाकर 6 इनफ्लो इसमें होंगे, 6। बाकी आउटफ्लो की बात करें तो 3 ही आउटफ्लो होते हैं मेनली। आपने टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट परचेज कर लिया, या आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, या आपने लोन किसी को दे दिया, बस। बाकी पॉजिटिव आएगा तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन। हाँ, अब इसमें एक एडजस्टमेंट कंफर्म्ड है जो आती है, वो बताओ कौन सी? मतलब एसेट अकाउंट की, है ना। एसेट की कोई, एसेट से रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी अवश्य। तो अब इसमें 2 केस होते हैं। पहला केस होता है जो कंपनी PFD का भी अकाउंट बनाती है। PFD मतलब प्रोविजन फॉर डेब्ट। तो उसका कॉन्सेप्ट देख लो कि कैसे बनता है। तो देख लो, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस BD, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। बाकी इसके अलावा एसेट परचेज करोगे तो डेबिट में, एसेट सेल करोगे तो क्रेडिट में। सेल करने में जो भी लॉस हुआ तो क्रेडिट में, और गेन हुआ तो डेबिट में। यहाँ तक तो हो गई सिंपल बातें। लेकिन आप एसेट अकाउंट में जो एसेट बेचते हो, उस एसेट का जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो वहाँ पर क्रेडिट हो जाता है बाय PFD के नाम से, जो क्रॉस पोस्ट होता है PFD अकाउंट में नीचे डेबिट साइड पे। तो ये सबको याद आ गया मेन चीज़, तो ये याद रखनी है बस। बाकी PFD अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में, और जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता है आपका फॉर द ईयर वो आ जाएगा क्रेडिट में। तो PFD अकाउंट आपका बस ये हो गया। अच्छा, अगर मान लो कंपनी PFD मेंटेन नहीं करती तो फिर आपको खाली एसेट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो फिर आपको PFD अकाउंट नहीं बनाना। तो उस केस में जब आप एसेट अकाउंट बनाओगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको PFD नहीं लिखना, और इस केस में डेप्रिसिएशन भी एसेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर ये कंप्लीट अकाउंट आपका ऐसा एसेट वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, एसेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आ जाती है। बाकी एक सितारा है, ये भी पढ़ लो ताकि क्लैरिटी रहे। सितारे में ये लिखवाया था कि भाई देखो, अगर मान लो किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो रही है, ठीक है, तो आप उस गिरावट को क्या कंसिडर करोगे? डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर लैंड की वैल्यू में गिरावट हो रही है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हो रही है, इन दोनों के लिए CBSE ने कहा है कि इनकी वैल्यू की गिरावट को क्या मानोगे जी? बेच दिया। हाँ, तो CBSE कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, तो इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो अगर मशीन की वैल्यू में गिरावट हुई तो आप क्या मानोगे? डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर लैंड की वैल्यू में गिरावट हुई तो सेल, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हुई तो सेल। ये ध्यान रखना है। तो ये CBSE का अजम्पशन है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है। बाकी तो खैर ये सब एडजस्टमेंट्स हैं।
जो एसेट अकाउंट से रिलेटेड हैं वो तो आप क्वेश्चन में भी देख लेते हो। अच्छा जी, फिर है तीसरा और आखिरी पड़ाव जो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड होती है। तो ये भी देखो बहुत सिंपल है, इसमें गिनती के 3 या 4 इनफ्लो हैं और 6 या 7 आउटफ्लो। अब देखो इनफ्लो क्या क्या होंगे, वेरी सिंपल, इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर इशू करा, लेकिन उसके अंदर अगर प्रीमियम पर इशू करा तो प्रीमियम भी जोड़ लोगे। इसी तरह इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे तो वो भी आ जाएंगे, प्रीमियम पर इशू करे तो प्रीमियम भी जोड़ लोगे, लेकिन अगर डिस्काउंट पर इशू करे तो डिस्काउंट माइनस कर दो। बाकी लोन रेज्ड, लोन रेज्ड का मतलब हो गया कि जो भी आपने लोन मतलब रेज करे, तो अगर आपकी कोई भी बोरिंग बढ़ गई तो वो भी इनफ्लो हो जाएगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लाइबिलिटी में दिखे, लेकिन ये ध्यान रखना शॉर्ट टर्म बोरिंग भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, चाहे करंट लाइबिलिटी में क्यों ना दिखे। बाकी आउटफ्लो कब कब होगा, अगर मान लो इक्विटी शेयर कम हो गए तो आप क्या कहोगे, बाय बैक ऑफ शेयर। आपके प्रेफरेंस शेयर कम हो गए तो आप क्या कहोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपके डिबेंचर्स कम हो गए तो आप क्या कहोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपके लोन्स कम हो गए तो आप क्या कहोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये सब हो गए आउटफ्लो। बाकी इसके अलावा कुछ आउटफ्लो और हैं, जैसे आपने डिविडेंड पे करा या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, या जो आपने डिबेंचर्स या बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे करा, या आपने कोई शेयर इशू खर्चे पे कर दिए, या अगर कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो वो भी वैसे हमने अलग से एडजस्टमेंट में डील कर रखा है, उसको भी फिर हम माइनस कर देंगे, वो भी एक आउटफ्लो हो जाएगा। ये रहा देखो यहीं आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कभी कभी हमारे डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं, है ना। जैसे इस छोटे से एग्जांपल में आपको सिखाया था, तो हमने यहाँ पर 2500 रुपये का प्रीमियम पे करा रिडम्पशन पर। तो ये देखो आपको इसका ट्रीटमेंट लिखवा रखा है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो रहा है आउटफ्लो की तरह। तो ये भी मतलब एक एडजस्टमेंट पूछ सकता है। बाकी तो खैर एक ये भी पॉइंट था कि भाई अगर मान लो आपको ये दे रखा है बैलेंस शीट में, तो फिर ये खाली एक ही जगह जाएगा, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। तो अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा तो फिर हम सिर्फ इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही माइनस करेंगे, तो वो भी मतलब हो सकती है बात। बाकी ओ माई गॉड इसलिए लिखा है कि आपको ये याद रखना है कि डिवेंचर्स पर अगर इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो आपको इंटरेस्ट अपने आप निकालना पड़ेगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा, फिर एक एडजस्टमेंट आपको करवाई थी बोनस शेयर की। तो बोनस शेयर की एडजस्टमेंट क्या थी जी, बोनस शेयर की एडजस्टमेंट ये थी कि अगर कंपनी लेट से 10 लाख के शेयर्स थे ओपनिंग में, जो क्लोजिंग में बढ़कर हो गए 13 लाख रुपए के, तो इसका मतलब कंपनी ने कितने इशू करे, 3 लाख। तो बच्चा तो सोचेगा 3 लाख का इनफ्लो हो गया, लेकिन अगर इसमें से आपको बताया जाए कि 2 लाख का तो बोनस शेयर है, तो बोनस शेयर से आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बोनस शेयर से क्या हमारा कैश का इनफ्लो होता है, नहीं होता। तो क्या हम इस 2 लाख को बोनस इशू वाले को इनफ्लो माने कैश का, नहीं। तो हमारा इनफ्लो सिर्फ कितना माना जाएगा, ओनली 1 लाख। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा इनफ्लो सिर्फ कितना माना जाएगा, 1 लाख, है ना। तो यही बात आपको लिखवाई थी, दिखाई थी, समझाई थी। तो अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर का जो इनफ्लो है तो वो सिर्फ कितना माना गया, ओनली 1 लाख। तो बोनस शेयर्स जब भी कंपनी इशू करती है तो उससे कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता, ये मानते हैं, है ना। तो ये भी एक पॉइंट था जो कवर हो गया। अच्छा, बाकी CFS का फॉर्मेट घर से रट के जाना है, तो वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों ने रट रखा होगा, है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फॉर्मेट में, वो तो सबको याद ही है ना। फिर भी देखो ढांचा इस तरह से बनाना है एग्ज़ाम में, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आपको लिखना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, फिर ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर वर्किंग नोट आएंगे, वर्किंग नोट में अगर कोई ढांचे ढूंचे बनाने तो वो सब आप बना लोगे।
अच्छा, तो सर हम कौन से क्वेश्चंस करें इसके रिवीजन में, इम्पोर्टेंट बता दो ना आप। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बस ये 6 क्वेश्चन करना आप। ये सारे हमने क्लास में भी करें, तो ये आपकी किताब के हैं, तो बस आप ये 6 क्वेश्चंस मार्क कर लो या लिख लो नंबर। ये सब हमने क्लास वर्क में कर रखे हैं, रजिस्टर में आपके सॉल्व्ड हैं, लेकिन इनको आप एक बार बिना देखे अपने आप कर लेना, तो इससे आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मतलब इसमें आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके कैश फ्लो के। तो ये आप लिख लो बस।